पृथ्वीराज चौहान। ये जो फोटो आपको दिख रही है वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अंतिम हिंदू सम्राट थे और उनको राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी। राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में ये चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। ये चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। चौहान वंश प्रारंभ किसने किया था? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में 551 ईस्वी। तो प्रथम शासक थे वासुदेव चौहान। द्वितीय विग्रहराज द्वितीय, 3 नंबर पर अजयदेव, 4 नंबर पर अर्णोराज, 5 नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ, 6 नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय या सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर, राजस्थान का नागौर जिला पड़ता है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी नाड़ेल, जो वर्तमान समय में पाली। चौहानों के बारे में मत है, यानी कि सबका अलग अलग मानना होता है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। पृथ्वीराज रासो ये चीज मानती है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहान की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानते हैं। उनका मानना है कि चौहान सूर्यवंशी वंश के हैं। कर्नल जेम्स टॉड चौहानों को विदेशी यानी मध्य एशियाई माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर, बिजोलिया लेख है शिलालेख, उसके आधार पर उनका मानना है कि चौहान है जो ब्राह्मण वंशी है। तो हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कुछ डिटेल्स, जैसे कि उनके माता का नाम था कर्पूरी देवी, पिता का नाम था सोमेश्वर, जन्म 1166, जन्म स्थान पाटन गुजरात, मृत्यु 1192 अजमेर, जो वर्तमान में नाम है अजमेर राजस्थान। शिक्षिका थी कर्पूरी देवी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की अल्पायु में भी राज्यभार दे दिया गया था, इसलिए उनका कार्यभार उनकी माता कर्पूरी देवी संभालती थी राज्यभार, इसलिए इसको शिक्षिका है कर्पूरी देवी। माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर, जन्म 1166, जन्म स्थान पाटन गुजरात, मृत्यु राजस्थान अजमेर, शिक्षिका कर्पूरी देवी। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये चैप्टर है पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख विद्रोह। पृथ्वीराज चौहान के विद्रोह, कुछ विद्रोह अपनों के थे, कुछ पड़ोसियों के थे, तो कुछ बाहर विदेशी शक्तियों के भी विद्रोह रहे थे। तो पहला विद्रोह था उनके चचा का था अपर गांगी का, जो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को हड़पना चाहता था। इसी मंशा से उसने ये विद्रोह करवाया था और इस विद्रोह के प्रयास में अपर गांगी विफल रहा और वो मारा गया था। दूसरा विद्रोह करवाया था उसके चचेरे भाई ने, पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने करवाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उनके खास मंत्री कैमोस पृथ्वीराज चौहान का खास मंत्री था, जो उनके बचपन के टाइम से ही वो जुड़ा हुआ था चौहान वंश के साथ। उन्होंने मिलकर के इस विद्रोह को विफल कर दिया था। उसके बाद हुआ था नवाबों का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच। इसमें चंदेलों की ओर से आला और उदल इस युद्ध में भाग लिए थे। चंदेलों की ओर से आला और उदल तो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। और ये युद्ध परमार्दी देव चंदेल हार गए थे, लेकिन ये युद्ध आला और उदल की वीरता के लिए याद किया जाता है। उनकी वीरता के यशोगान आज भी गाए जाते हैं। आला और उदल इस युद्ध में उनकी लगभग हार निश्चित थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस युद्ध में एक वीर की भांति लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उदल अभी भी जिंदा है, लेकिन
नहीं, वो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर गए थे। नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1184 ईस्वी में। भीमदेव सेकंड चालुक्य वंश के थे गुजरात के शासक और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध सीमा विस्तार के लिए हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी देवी के विवाह के कारण हुआ था, क्योंकि भीमदेव सेकंड जो चालुक्य वंश के थे गुजरात के शासक, वो परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करने की इच्छा रखते थे और उन्होंने उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से इच्छिनी देवी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और इच्छिनी देवी का विवाह हो गया था और इसी विवाह को लेकर के भी युद्ध हुआ था। ये कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का ये मत है कि इस वजह से युद्ध हुआ था। कुछ लोगों का मानना सीमा विस्तार के लिए युद्ध हुआ था। लेकिन उसके बाद में भीमदेव सेकंड के मंत्री जगदेव प्रतिहार जगदेव सॉरी जयदेव प्रतिहार जयदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी थी। आगे चलते हैं। आगे पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल राजा जयचंद के बीच। पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल राजा जयचंद। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। पृथ्वीराज चौहान के नाना थे अंगपाल। अंगपाल को कोई भी पुत्र नहीं था। अंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान को बना दिया था। और इस बात से जयचंद नाखुश था। पहला चीज ये थी, इसकी वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था और वो भी दिल्ली का राजा बनने की इच्छा रखता था। वो भी चाहता था कि दिल्ली का राजा मुझे बनाया जाए। उसके बाद दूसरा विवाद हुआ था चौहान और गढ़वालों के बीच में। संघर्ष का दूसरा कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता। चौहानों को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह चौहानों को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन किया गया था। आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर के पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई थी, उसको द्वारपाल पर लगा दिया गया था, जहाँ पर सब लोगों के जूते रखे गए थे। उसके बाद में संयोगिता को स्वयंवर की माला पृथ्वीराज उसके बाद संयोगिता ने स्वयंवर की माला पृथ्वीराज की बनी हुई मूर्ति को पहना दी थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को भगा ले गया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर के आयोजन में इन्वाइट नहीं किया हुआ था और उसका विवाह स्वयंवर रखा गया था। उस स्वयंवर में संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की जो द्वारपाल की मूर्ति बनी हुई थी उस मूर्ति में माला डाल दी थी और उसको अपना पति मान लिया था। तो इस बात से जयचंद नाखुश था। उसने संयोगिता को एक कमरे में बंद कर दिया। इस बात का जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो वो वहां पे चला गया युद्ध के लिए और उसके सेना के मध्य और जयचंद की सेना के मध्य युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को भगा ले गया। मैं भगा ले गया तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। तो उसको उसके बाप के घर से भगा ले गया। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो जयचंद की सेना, पृथ्वीराज चौहान वहां से दिल्ली चला गया था और इस बीच रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जगह जगह पर थे, उन्होंने जयचंद की सेना के साथ मुकाबला किया था और उनको इतना वक्त मिला कि पृथ्वीराज चौहान वहां से दिल्ली के लिए निकल गए थे और सेफली दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंच गए। और उसके बाद ये है कि इस घटना को कुछ लोग मानते हैं कि ये घटना रियल है, फैक्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये घटना गलत है। बस ये सिर्फ एक पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बात बोली गई है कि ये वो संयोगिता को भगा ले गया, ये वो प्रेम विवाह हुआ, ये सब चीजें बस एक महज कहानी बस है। तो इस चीज से रंभा मंजरी असहमत थे और जयचंद के शिलालेख के आधार पर रंभा मंजरी
और जयचंद के शिलालेख के आधार पर रोमिला थापर और आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर ओझा इस चीज से सहमत नहीं है कि ये सब हुआ था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये चीज सही है, तो सही हुआ था। तो वो ये सी.वी. वेद, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा इस घटना को सही मानते हैं। उनका कहना ये है कि ये घटना फैक्ट है, ऐसा ही हुआ था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान शेष मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें गोरी की हार हुई थी। गोरी को हराने के लिए अहम योगदान रहा दिल्ली के गोविंदराज का मुख्य योगदान रहा था। मोहम्मद गोरी को हराने में गोविंदराज का मुख्य योगदान रहा था। उसके बाद दूसरा त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वो था 1192 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में गोरी विजयी रहा और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और अपने साथ गजनी ले गया था। फिर गजनी ले जाकर के उन्होंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया था। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया था, लोहे के सरिये डाल दिए थे। और ये सब होने के बाद में फिर चंद्रबरदाई इस चीज का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान, जो कि शब्द वेदी बाण चलाने में बहुत ही माहिर थे, चतुर थे, इस कला में पारंगत थे, तो उसमें चंद्रबरदाई ने इस कला का प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद गोरी से बोला था। तो मोहम्मद गोरी इस कला के बारे में बहुत उत्सुक थे कि प्रदर्शन करवाया जाए। तो इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण दिए गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने धनुष और बाण लिए। उसके बाद चंद्रबरदाई ने अपनी सारी योजना पृथ्वीराज चौहान को बताई थी कि ये सब होने वाला है, तो मोहम्मद गोरी आपको आज्ञा देंगे बाण चलाने की, और आप सीधा बाण मोहम्मद गोरी के ऊपर ही चला देना। मोहम्मद गोरी के पास गए चंद्रबरदाई। उन्होंने कहा, सुल्तान, आपके बंदी पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाने की आज्ञा दीजिए। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को आज्ञा दी गई थी, उससे पहले चंद्रबरदाई ने एक बात बोली थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। चंद्रबरदाई ने गोरे से कहा, जा अपना आज्ञा दीजिए। आज्ञा सुनते ही एक ही बाण में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का संहार कर लिया था। उसके बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने अपने ही खंजरों से एक दूसरे के सीने में घुसा दिया था। उनको दूसरे उनके सैनिक ना मारे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही एक दूसरे को मार डाला और स्वर्गवासी हो गए और वीर गति प्राप्त हो गई। त्राइन के दोनों युद्धों का उल्लेख। पृथ्वीराज रासो। त्राइन के दोनों युद्ध, त्राइन फर्स्ट और त्राइन सेकंड, दोनों युद्धों का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है और एक तबकात ए नासिर ताजुल मासिर में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के जो विद्वान कवि थे, उनमें पहला नाम है चंद्रबरदाई का, जो पृथ्वीराज चौहान के खास मित्र भी थे और वह उस दरबार के महान विद्वान भी थे। दूसरे नंबर जनार्दन, तीसरे नंबर जैनाब, चौथा नंबर वागेश्वर, विद्यापति गौड़ और पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट थे और उनको राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई थी। मोहम्मद गोरी को सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। त्राइन के दूसरे युद्ध में गोरी की विजय के बाद गोरी गजनी चला गया था और दिल्ली से अजमेर, बोलो या अजमेर से दिल्ली तक शासन जनरल कुतुब अल दीन ऐबक को दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नृत्य रंबा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नृत्य रंबा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, पृथ्वीराज चौहान के दोनों युद्ध, त्राइन के दोनों युद्धों का उल्लेख किसमें किया गया था? पृथ्वीराज रासो और तबकात-ए-नासिर में।
सबसे इम्पोर्टेंस वाले मोआबों का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, ये चीज़ याद रखने लायक।